वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास नंबर 15। इससे पहले 14 क्लासेस में आपको करवा चुकी हूँ और हम जो कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं यूपीपीसीएस सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके 2016 से 2023 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं आपको करवा रही हूँ। ये क्लास आपके लिए सीसैट के लिए तो हेल्पफुल है ही, और सीसैट में भी सिर्फ उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए नहीं है, आप उत्तराखंड के लिए को आप देख सकते हैं, एमपी के एग्जाम के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ बीईओ जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जो सीसैट का पार्ट जहाँ पे आता है वहाँ पर ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन क्लासेस में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो ऑलरेडी मैं आपके लिए सीसैट का एक कोर्स जो है वो डिज़ाइन कर चुकी हूँ। आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन स्टडी वर्ल्ड सिविल सर्विसेज में आपको मिल जाएगी। चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। कहता है चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बच्चे लीप्स एंड बाउंड्स जो है ये अपने आप में दिस इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है वेरी रैपिडली। कोई चीज जब बहुत तेजी से बढ़ती है उसे हम लीप्स एंड बाउंड्स में कहते हैं, राइट। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में इरेगुलरली है तो इरेगुलर तो नहीं होगा, राइट। रैपिडली होगा, यस, बहुत तेजी से बढ़ना। ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे। सिस्टमैटिकली होता है, सिस्टमैटिक तरीके से, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन। इसमें से कौन सा है जो नाउन नहीं है? देखो, मेंशन है, ट्रेंच है, टेंशन है, क्वेंच नहीं है। क्वेंच इज अ वर्ब। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक्टिव वॉइस इसका पता करना है। ये सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जो मेन समझना है, सारा खेल वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। यानी कि पैसिव वॉइस में आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और उसी के अनुसार आपका चेंज होता है। अगर एक्टिव वॉइस फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर आ जाएगा, थर्ड है तो हैज हैव आ जाएगा। इस तरीके से वहां पर यूज किया जाता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। अब बच्चे यहाँ पर जो ये देम है तो देम आपका दे में कन्वर्ट हो जाएगा, सब में दे है, राइट। अब बच्चे यहाँ पर ना बी की आईएनजी फॉर्म लगी है, बी के साथ जो बी की आईएनजी फॉर्म लगी है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर मैंडेटरी होती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जब हम इसे देखेंगे तो यानी कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और उसके अनुसार यहाँ पर उसके साथ क्या लगेगा। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है लाफ, तो लाफ्ड का लाफिंग हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे लाफिंग देखो यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया पहले ही। उसके बाद आप देखें लाफिंग 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 सब में है। अब बच्चे लाफिंग के साथ आप देखें तो दे लाफिंग है ना। अब लाफ दे के साथ तो प्लूरल आएगा यानी कि वर आएगा, तो दे वर लाफिंग, दे हैव बीन लाफिंग आ रहा है, नो, तो हैव बीन वाला कैंसिल। इसके बाद लाफ के साथ एट का यूज किया गया है, यहाँ पे लाफिंग के साथ ऑन लिखा है, तो ये भी गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है। ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में है। अब बच्चे इनडायरेक्ट फॉर्म में है, टोल्ड लिखा है। टोल्ड तभी आता है जब आपका सेड टू हो, तो सब में सेड टू है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। शी का आई हो गया, आई के साथ शेल का यूज किया जाता है, सब में है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो लिखा है डू इट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट का मतलब होता है कमिंग मंथ, तो यहाँ पे लिखा है डूइंग, तो डूइंग नहीं आएगा। यहाँ पे भी डूइंग लिखा है, डू इट इन द
कमिंग मंथ या डू इट इन द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, कमिंग मंथ। नेक्स्ट है आपके सामने इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन है ये। देखिए इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके। ठीक, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स सेटिंग अप ऑफ अ वीक आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई कमजोर तर्क एंड एट्रीब्यूट इट टू समवन एल्स सो दैट यू कैन नॉक इट डाउन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने तथा आप उसका खंडन कर सकें इसको स्पष्ट करता है। तो बच्चे ये होता है क्या, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट, जिसे हम पुतले का तर्क कहते हैं। ये कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको इंटरपर्सनल स्किल के कोर्स में करवाई हुई है और वो इंटरपर्सनल स्किल्स की जो क्लासेस हैं वो आपको सीसैट वाले कोर्स में मिल जाएंगी। उसमें सब कुछ है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ है उसमें। नेक्स्ट, conception of the acts, outcomes and contingency associated with a particular choice is known as decision frame। क्रियाओं, परिणामों और अनुषंगिताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो उसको किस प्रकार या किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है निर्णय खांचे के रूप में। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी मैसेज है, कुछ भी है, हम किसी को कुछ बात कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं। फिर मैसेज आगे पास होगा तो फिर सामने जिसके पास मैसेज जाएगा वो डिकोड करेगा, राइट। सो एनकोडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, Which one of the following can create problems in building interpersonal relationship? जब हम interpersonal relationship के बारे में बात करते हैं, अंतर व्यक्ति संबंधों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसे मजबूत होने से रोकती है, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है? तो वो होता है शर्मीलापन यानी कि शाइनेस, क्योंकि शाइनेस होने की वजह से हम अपनी बातों को ठीक तरह से सामने वाले से कह नहीं पाते, हमारे जो विचार होते हैं, जो इमोशंस, फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट। अगर आपके पास इमोशनल मैच्योरिटी है तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, आपके पास असर्टिवनेस है, एम्पैथी है, ठीक है, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। एम्पैथी और सिंपैथी में आप सबको डिफरेंस पता है, राइट। मैंने बताया हुआ है ना कि एम्पैथी तब होती है जब हम किसी पर्सन की प्रॉब्लम्स को जब खुद पे उसको करके देखते हैं कि अगर हम इसकी जगह होते तो कैसा फील होता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मैथ्स का क्वेश्चन है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रेस्पेक्टिवली, राइट। देखो आपको ना यहाँ पर मीडियन दे दिया है, 28.5 आपको मीडियन दे चुका है। ये कहता है x और y की वैल्यू पता करनी है। आपको एक यहाँ पे चार्ट दे रखा है जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो आपकी 0 से लेकर 10 तक की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। 10 से 20 तक की जो क्लास रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी x है। 20 से 30 तक की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। 30 से 40 वाले का 15 है। 40 से 50 जो है उसकी y है और 50 से 60 की जो फ्रीक्वेंसी है उसका है 5। ठीक, अब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है इन्होंने 60। आपको यहाँ पर वैल्यू पता करनी है, जो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में x और y दे रखा है वो वैल्यूज आपको पता करनी है। अब बच्चे एक बात यहाँ पे समझ लो कि सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला वो बता देती हूँ, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास मीडियन है तो L प्लस N बाय 2 माइनस CF। अब ये CF क्या है, N क्या है, L क्या है, सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो। डिवाइड में
f, अब ये f कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो भी बताऊंगी, इनटू में h। अब ये h क्या है, m क्या है, y क्या है, ये सब मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बताऊंगी। तो मीडियन तो बच्चे यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन है 28.5, राइट। L होता है लोअर लिमिट, राइट। N होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से देना। CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और H होता है गैप। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो कैसे निकलेगी, देखिए पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही आएगी, ठीक। दूसरे की आ जाएगी 5 + x, ऐड होता रहेगा। तीसरे की आ जाएगी 25 + x। नेक्स्ट में आएगी 40 + x। उसके बाद आ जाएगा आपका 40 + x + y, और सबसे लास्ट में 40 + 5 आ जाएगा 45 + x + y। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। इतना समझ में आया? आई होप, मैं देखो आराम से करवा रही हूँ, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे यहां पर समझो कि मीडियन आपको 28.5 दिया गया है, तो बच्चे ये 28.5 जो है ये किस कैटेगरी में लाई करेगा, ये आपका यहाँ पे लाई करेगा। जो 20 से 30 की क्लास है उसके बीच में ये लाई करेगा 28.5, ठीक। इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई फिर, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई है, 20 हो गई। तो ये वही L है, L बताया था मैंने लोअर लिमिट है, ये वही है, ठीक। अब जो क्लास हमारी गिवन होती है या जो क्लास हम लेते हैं, जैसे 28.5 थी तो मैंने इसे 20 से 30 की रेंज में लिया, तो इसमें गैप कितने का है, यानी कि 20 से 30 में जाएंगे तो गैप कितने का आएगा, 10 का गैप है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 आ गई, ये वही H है। इसके बाद जब हम जिस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हमें एक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, यानी कि उससे पहले, तो इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रीसाइडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 + x, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है प्रीसाइडिंग की, तो वो कितनी है 5 + x, ठीक। और जो क्लास आपने ली है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो ये नीचे वाला जो f है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20। n होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो n की वैल्यू तो बच्चे हमारे पास 60 है। अब ये सारी वैल्यूज आपके सामने क्लियर हो गई हैं, अब आराम से कर सकते हैं, आगे देखो। अब मैं आपको इसको करना बता देती हूँ। तो L की जगह पे आपको 20 रखना है बच्चे। मीडियन आपका 28.5 ऑलरेडी गिवन है, L की जगह पे 20 रखेंगे, N आपका 60 है, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया, जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक पहले वाली लेनी है, यानी कि 5 + x, तो ये आ जाएगी 5 + x है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये टोटल 5 - x ऐसे हो जाएगा, ठीक। अपॉन में यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो क्लास हमने ली है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 20, और गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो 10 दूनी 20, राइट। ये वाला इधर के साइड चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8.5, और 8.5 में इस 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 17, ठीक। तो 17 = 30 - 5 हो गया 25, माइनस का x उधर चला गया तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 17, यानी कि 8। तो x की वैल्यू जो आपकी यहां से निकल कर आई है वो है, आ गई है कितनी, 8। अब x की वैल्यू आपको पता है y की निकालनी है, सो सिंपल।
तो बच्चे ये देखो टोटल फ्रीक्वेंसी तो यही थी ना, 45 प्लस x प्लस y, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 60 के बराबर है। टोटल फ्रीक्वेंसी है ना ये, जो कि 60 के बराबर है। x की वैल्यू पता चल चुकी है हमारे पास, कितनी आई 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 53 प्लस y जो कि 60 के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई। तो x और y की वैल्यू 8 और 7 आ गई है। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 7 और 8 भी लिखा है, तो आप गलती मत करना, ठीक है। पहले x पूछा है फिर y पूछा है, इसलिए पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये बात, ये क्वेश्चन आ गया है ना समझ में, सबको क्लियर हो गया है ना। मैं एक बार यहाँ पे इधर हो जाती हूँ, किसी को भी अगर देखने में कोई डेटा वगैरह क्लियर नहीं है तो आराम से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको पता करनी है कि कौन सी वैल्यू है। देखो बच्चे यहाँ पे कैसे आ रहा है, अगर मैं 7 का 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिडिल वाला नंबर मिल जाता है, 7 4 जा 28। यहाँ पे देखिए ये 15 है, ये 3 है, तो 15 3 जा 45 आ रहा है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे पता करना है, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 इंटू 10 में कितना, 2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10, अब यहाँ पर A आएगा, B आएगा, C आएगा, वो कंफ्यूजन तब होती जब यहाँ पे 2 ऑप्शन में 10 होते और एक के साथ C और एक के साथ B होता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक ही है 10, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। कहता है रमन रन्स फास्टर देन मोहन। जो रमन है वो मोहन से तेज दौड़ता है, बट नॉट एज फास्ट एज करीम, लेकिन करीम के जितना तेज नहीं दौड़ता, यानी कि करीम मोहन से तेज दौड़ता है। ये बात मेरे को यहां पर समझ में आई। अच्छा, करीम, ये सॉरी, जो करीम है, हाँ, जो करीम है वो रमन से तेज दौड़ता है, तो करीम ऊपर आएगा। रमन से तेज दौड़ रहा है तो ऊपर रख देंगे। करीम रन्स फास्टर देन सुमन। अब करीम जो है ना बच्चे, वो सुमन से तो तेज दौड़ रहा है, लेकिन अभिनव जितना तेज नहीं दौड़ रहा है, यानी कि अभिनव तो इससे भी तेज दौड़ रहा है भाई। बस आपको बोल रहा है कि सबसे फास्ट कौन दौड़ता है, तो सबसे फास्ट तो अभिनव ही है जो दौड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे।